हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका 6 क्लास हिस्ट्री का सेकेंड 4th चैप्टर। उसका दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ये चैप्टर अभी पिछले वीडियो में ख़त्म नहीं हुआ था, तो उसी को अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये चैप्टर है आपका क्या बताती हैं किताबें और कब। इसके बारे में पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या बाकी रह गया है। तो अभी तक हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे कि ऋग्वेद में की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो किस तरह की थी। उस टाइम के जो वर्ग का जो विभाजन किया गया था, तो वो किसके आधार पे किया गया था, तो काम के आधार पे किया गया था। जो शासक भी थे तो वो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। तो इस तरह से वंशानुगत जो शासन प्रणाली चल रही थी वो आपको ऋग्वेद में नहीं देखने को मिलता है। अब इसमें आगे देखते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बारे में हम देखेंगे कि जो सबसे पहला क्या होता था कि दूसरा शब्द क्या था, जन। दो शब्द का इस्तेमाल होता था जनता के लिए, जन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ये आपका ऋग्वेद काल में। तो जन का मतलब क्या होता था, जन का मतलब जनता होता था। दूसरा था विश्व, जिसका अर्थ होता था वैश्व, शब्द निकला है। तो ये दो शब्द आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऋग्वेद में जो विश्व और जनों के नाम मिले हैं। तो उसके उसमें आपको देखने को मिलेगा पुरु जन, या विश्व भरत जन, या विश्व यदुजन। इस तरह के नाम देखने को मिलता है। आगे दिखता है, देखना है क्या कि इनमें, यहाँ से आपको पता चलेगा। अब जो हम देखते हैं कि जो प्रार्थनाएं होती थी ऋग्वेद काल में, जिसकी रचना कौन करते थे, जिसकी रचना आपको ज्यादातर कौन करते थे, पुरोहित वर्ग के लोग करते थे। जिन लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य समझते थे। आर्य दो वर्ग था, एक आर्य, एक जो आर्य नहीं था। ये दो वर्ग माना जाता था। जो आर्य लोग थे, जो अपने आप जो समझते थे, जो प्रार्थना की रचना करते थे, वे अपने आप को आर्य समझते थे। और तथा अपने विरोधियों को वो लोग दास या दस्यु कहते थे। आर्य और दस्यु, दास को ही या दस्यु, ये दो शब्द हैं। दस्यु कौन होता था, ये दूसरा भाषा बोलते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, ये यज्ञ में भाग नहीं लेते थे, भाग नहीं लेते थे। इनका जो भाषा था वो दूसरी भाषाएं बोलती थी। ये दूसरे भाषाओं का भी इस्तेमाल करते थे। बाद के समय में जो ये दास शब्द आया, दास किसके लिए यूज किया गया, गुलाम के लिए किया गया। गुलाम शब्द के लिए। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास कौन लोग होते थे, जिनको युद्ध में बंदी बना के लाया जाता था। और ये इसको मालिक का जायदाद समझा जाता था, उनका ये संपत्ति समझा जाता था। जिसके पास जितना है वो उतना शक्तिशाली माना जाता था। जो मालिक होते थे उनसे कोई भी कार्य करवा सकते थे। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद है की रचना किस क्षेत्र में हुई है। रचना उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उसी टाइम में आप देखेंगे जो दक्षिण के क्षेत्र में थे, वहां पे महापाषाण की बात कही जा रही थी। महापाषाण, ये ऋग्वेद आपका कब था, तो ये 3500 साल पहले की बात है। उस और ये जो महापाषाण है वो आपका 3000 साल पहले शुरू हुई। ये तो महापाषाण किसे कहा जाता था, महापाषाण, महापाषाण का क्या मतलब है,
इसका अर्थ होता था शिलाखंड। महा का मतलब हो गया बड़ा, बड़ा, और पाषाण का अर्थ होता था पत्थर, बड़ा पत्थर। ये शिलाखंड जो महापाषाण था, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े कारीगरी से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? तो ये 3000 साल वर्ष पहले शुरू हुई थी। तो ये महापाषाण जो बड़े पत्थर होते थे उसको एक शिलाखंड के रूप में होते थे, उसको अच्छे से कारीगरी करके जहां पे मृत को दफनाया जाता था वहां पे ये शिलाएं लगाई जाती थी। तो उस टाइम का, और देखें इस महापाषाण, तो ये आपका पिक्चर दिया गया है, ये महापाषाण काल का। कई बार जो पुरातत्व लोग होते थे, पुरातत्वविद लोग होते थे, वो को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। ये लोग जब खोजबीन कर रहे थे तो इनको गोलाकार भी सजा हुआ पत्थर मिले हैं। कई बार अकेले खड़ा हुआ एक पत्थर मिला है। और यही एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे भी कब्रों को दर्शाया जाता था। कभी कभी क्या होता था, जमीन के ऊपर ये शिलाएं मिलती थी, कभी जमीन के अंदर भी ये इस तरह के महापाषाण हमें मिले हैं, गोलाकार आकृति में, या किसी भी मतलब उसको अच्छे से कटिंग करके डिजाइन बना के उसको डाला जाता था। तो ये आपका ये दिख रहा है, ये जमीन के अंदर का ये महापाषाण दिखाया गया है। यहाँ कब्र के ऊपर ये लगा हुआ है। अब देखेंगे कि महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। सबसे पहले वो जब सबको दफनाना पड़ता था तो उसके लिए ये लोग गड्ढा को खोदते थे, शिलाखंड को ढोकर लाते थे फिर उस जगह पे, और बड़े पत्थर को तराश कर और जो मरे हुए लोग को दफनाया जाता था उन उस सब कब्रों में उसको लगाया जाता था। इन सब कब्रों में कुछ सामान्यताएं थी और कुछ में बहुत सारी विभिन्नताएं भी देखने को मिलता है। जो सामान्यताएं थी वो सामान्यतः क्या देखा गया कि मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। बहुत सारे जो कब्र मिले हैं उसमें मिट्टी के बर्तन भी उनके साथ दफनाए जाते थे। वे मिट्टी के बर्तन लाल, काले लाल रंग के होते थे, के नाम से जाने। इनके साथ ही लोहे के औजार भी डाले जाते थे, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, तथा पत्थर और सोने गहने भी डाले जाते थे। इससे क्या पता चलता है, जो विभिन्नताएं भी देखी जाती थी, बहुत सारे जो सब दफनाए जाते थे उनके साथ ही इन बहुत कम सामान रखे जाते थे। तो इससे उस टाइम की जो सामाजिक उनमें जो कहा जाएगा कि कौन अमीर और गरीबी का ये यहाँ पे पता चलता है। क्या हड़प्पा के शहर में लोहे का अब ये आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें, ये घोड़े के नाल अब मिलेंगे, ये औजार जो भी हथियार औजार बनाए जाते थे वो है, इस तरह की चीजें ये कब्र के साथ मिले हैं। अब देखेंगे कि लोगों की सामाजिक असामान्यताएं के बारे में पता करना। तो ये उनकी असमानताएं का भी पता आपको इस कब्र से मिल जाती है। जिस तरह से अभी हम लोग ऋग्वेद में क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारे जो वेद थे, जो साहित्यिक स्रोत के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था, ऋग्वेद से हमको उस टाइम के जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसके बारे में जानकारी मिल रही है। सेम चीज आपको दक्षिण में जो ये इसका प्रयोग किया जाता था महापाषाण का कब्र में लगाने के लिए, तो उससे भी उस टाइम की बहुत सारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसके बारे में पता चलता है। वो कैसे? तो आप देखेंगे कि जो सामाजिक असमानताएं हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं कि जो पुरातात्विक थे वे ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज में मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। जो भी सामान वहां पे डाला जाता था ऐसा माना जाता था उसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ वो सामान है। कभी कभी कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिल जाती थी, किसी कब्र में बहुत कम सामान देखने को मिलता है। ब्रह्मगिरी की खोज, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 3300 सोने के मनके और शंख मिले, और दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये क्या दर्शाता है? तो ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की विभिन्नता को दर्शाता है कि जो कुछ लोग होते थे जो जिनके साथ इतनी सारी चीजें दफनाई जाती थी, सोना और आभूषण, या फिर उसके साथ जो भी घोड़े, ये सब
तरह की वस्तुएं दफनाए जाते थे। इससे उस लोग वे व्यक्ति अमीर थे इसका पता चलता है। कुछ लोग गरीब होते थे जिनके साथ बहुत कम सामानें दफनाए जाते थे। क्या कुछ कब्र खास परिवार के लिए होती थी? तो कुछ कब्रें, आप देखेंगे कि कभी कभी जो महापाषाण होते थे, एक से अधिक कंकाल मिले हैं। एक महापाषाण इस तरह से जो पाषाण लगाए जाते थे कब्र के नीचे, उसमें बहुत सारे कंकाल के, एक से ज्यादा कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि एक ही परिवार के अलग अलग टाइम पे जो भी मरते थे उनको उसी कब्र में डाला जाता था, उसी महापाषाण के अंदर डाला जाता था। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाए जाते थे। बाद में मरने वाले लोगों को पोस्ट हॉल के रास्ते से फिर क्या किया जाता था, कब्रों में लाकर दफना दिया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। ये जो चट्टान लगाए जाते थे, ये जो पत्थर बड़ा सा शिला लगाया जाता था, ये एक तरह से वहां उस जगह को आइडेंटिफाई करता था कि इस जगह पे इस सब को दफनाया गया है। और उसी जगह पे जो दूसरे परिवार के जो दूसरे लोग जो मरते थे उनको भी उसी जगह पे दफनाया जाता था। तो ये एक तरह से ये जो शिला लगाए जाते थे वो उस जगह को चिन्हित करने के लिए लगाया जाता था। दोबारा दूसरा हम देखते हैं कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति के कब्र की बात कही गई है। ये आपके एग्जाम में भी आया है, एग्जाम में भी पूछा गया है। क्या? तो इनाम गांव कहाँ पे है उसके बारे में देखेंगे कि भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जहाँ पे 3600 वर्ष से लेके 2700 साल पहले लोग रहते थे। इतने पुराने टाइम में वहां पे लोग रहते थे। और साथ ही यहाँ पे जो वयस्क लोग होते थे, जो जो भी वयस्क लोग हैं, उनको कैसे दफनाया जाता था जो वो मरते थे? तो वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटा के दफना दिया जाता था, और उनका जो सर होता था वो उत्तर दिशा में रखे जाते थे। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था, और ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाना और पीने के लिए दफनाया जाता था उसको साथ में रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी का एक बड़ा सा संदूक बना के उसमें दफनाया गया था, बस्ती के बीच में। तो इससे क्या पता चलता है कि वो काफी उस जगह के काफी अमीर लोग थे जिनको वहां पे दफनाया गया था। तो एग्जाम में पूछा गया था कि किस जगह पे शवों को उत्तर दिशा में उनके सर को रख के दफनाया जाता है? तो ये आपका इनाम गांव है। इनाम गांव, इनाम गांव में शवों को उत्तर दिशा में रख के दफनाया जाता था। अब नेक्स्ट देखिए, घर के सबसे बड़े घरों में एक था। इससे इससे क्या पता चलता है कि वो जो सब थे वो काफी संपन्न थे, और उनको उस टाइम की ये व्यवस्थाएं थी कि घर के अंदर भी सबों को दफनाया जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे कि छोटे, अब ये आपके एग्जाम में आया था कि स्त्री और पुरुष के कंकाल में क्या अंतर है। किसी भी, अब छोटे आकार के आधार पर कंकाल के आसानी से कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा कंकाल जो है, कंकाल की पहचान स्त्री और पुरुष में कैसे अंतर कर सकते हैं, स्त्री और पुरुष के रूप में अंतर कैसे करेंगे? तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये आपके एग्जाम में आया था। तो जो महिलाओं का कंकाल होता था वो, आप दोनों कंकाल में अंतर कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे सकते हैं, ये महिला का है और ये पुरुष का है? तो जो महिला का कंकाल माना गया था, लेकिन ऐसा समझा जाता था कि अक्सर जो पुरुष आभूषण से लोग पहचानते थे कि उनके सबके पास कुछ आभूषण मिले हैं। तो लेकिन इससे आप पूरी तरह से पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पुरुष भी आभूषण रखते थे, आभूषण का इस्तेमाल करते थे। तो आभूषण से ये पहचान कर पाना ये पूरी तरह से सत्य नहीं था। लेकिन कंकाल में लिंग का पहचान
किस तरह से किया जाए, ये एक तरह से जो वैज्ञानिक एक जांच के तहत माना गया है कि जो महिलाएं होती थी वो बच्चों बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो टांग काट प्रदेश होता है या कुल्हा जो कहेंगे, वो पुरुष से ज्यादा बड़ा होता है। वो उनका वो पोर्शन ज्यादा बड़ा होता है। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि जो स्त्रियां होती हैं उनके कंकाल और पुरुष के कंकाल में आप अंतर कर सकते हैं, केवल आभूषण के आधार पे नहीं। ये आपके ऑप्शन में दिया रहेगा कि आभूषण से एक स्त्री और पुरुष के सबों का अंतर का पता चलता है, या उनके हड्डियों के साइज से पता चलता है। तो आपका जो हड्डियों का साइज होता है ना, कूल्हे कूल्हे की हड्डियों का साइज, उससे पता चलता है कि ये स्त्री और पुरुष, ये स्त्री का सब है और ये पुरुष का सब है, क्योंकि स्त्री का जो वो हड्डियों का साइज होता है वो बड़ा होता है। दूसरा, अब हम देखेंगे कि इनाम गांव के लोग के काम धंधे कैसे थे। तो पुरातत्विद लोग जो छानबीन किए तो उनको क्या पता चला कि ये लोग फसल में कौन कौन से फसल उगाते थे, तो गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, तिल, बहुत सारे फसलें ये लोग उगाते थे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, कई हड्डियों को काटा कटा हुआ भी मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग जानवरों को खाते भी थे, अपने शिकार के रूप में इस्तेमाल करते थे। लोग इन्हें खाते भी थे। बहुत सारे पशुओं को ये लोग पालतू भी बनाते थे, जैसे भेड़, बकरी, बैल, भैंस, ये सब जो होते थे उनको ये लोग अपने पालतू बनाते थे। तो ये आपका था, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको दोनों चीजें दिखाई गई है कि ऋग्वेद काल में हम साहित्यिक स्रोत से हम किस तरह से उस टाइम की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस टाइम की जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। और उसी टाइम में आपके ये जो आपका आता है आपका महापाषाण की बातें जो कही गई है, महापाषाण ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रचलित था। तो उस टाइम की जो जानकारी है, 3,000 साल पहले ये आपका महापाषाण काल आपका कहाँ कहाँ देखा गया, तो उन सब जगह पर इनको इस्तेमाल किया जाता था। और इससे भी हमें उस टाइम की बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है, उस टाइम की सामाजिक जो भी व्यवस्थाएं थी उसके बारे में जानकारी मिलती है, लोग क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते थे। तो ये सब उनके सब से हमें पता चलता है, उनके सबों के पास जो भी चीजें रखी जाती थी उससे भी पता चलता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर आपका, 6th क्लास का हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।